से किसी की अचानक हाथ पकड़ने से सांची चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। सांची जब पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसका हाथ प्रशांत ने पकड़ रखा है। सांची जब प्रशांत को देखती है तो उसे देखकर उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि प्रशांत के सर पर और हाथों पर पट्टी बंधी थी और कुछ जगह चोट के निशान थे जो अब नीली हो गए थे। सांची प्रशांत को ऐसे देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके पास जाकर उसके चिंता करते हुए उससे कहती है, प्रशांत, तुम यहां? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है। सांची की बात सुनकर प्रशांत उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत ही कामली उससे कह देता है, नहीं एसएम, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ठीक हूं। उल्टा मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वह आदमी तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। वह तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था वह तुम उसे क्यों करने दे रही थी? कौन था वह आदमी और तुम उससे इतना क्यों डर रही थी? पहली बार मैंने तुम्हें किसी से इतना डरते हुए देखा था और तुम्हारा मैसेज पढ़कर कर तो मैं। सुशांत के मुंह से मैसेज का जिक्र सुनकर सांची थोड़ी सी चौंक जाती है और उसकी बात को पूरा होने से पहले ही उससे कहती है, मैसेज? कौन सा मैसेज? मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। सांची की बात सुनकर प्रशांत थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे अपनी शोकड़ भरी हुई आवाज उससे कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? कल जब वह तुम्हें अपने साथ लेकर गया था तब मैंने तुम्हें ना जाने कितने कॉल किए, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ तुम्हारा एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने होने वाले पति के साथ हूं और उसके साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती हूं, इसीलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और आइंदा मुझसे बात मत करना। प्रशांत की बात सुनकर सांची शोकड़ हो जाती है और उससे कहती है, क्या? पर मैंने यह मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट मेरा फोन तो कल भागते वक्त। सांची यह कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने आरव का उन लड़कों को मारने वाले दृश्य नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत घबराने लगती है। सांची को ऐसे बीच में रुकता और उसे घबराता देख प्रशांत को उसकी चिंता होती है और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा हिलाते हुए उससे कहता है, भागते वक्त क्या एसएम? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई? आगे बोलो, किस भाग रही थी तुम और क्यों? कहीं उस आदमी ने कहीं तुम्हारे साथ कुछ? प्रशांत के हिलाने से सांची अपनी सेंस में वापस आती है और प्रशांत की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सांची की आंखों में आंसू देखकर प्रशांत को उसकी बहुत फिक्र होती है और वह उसे शांत कराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, एसएम, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कहीं उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत? प्रशांत इतना ही कह पाता है कि सांची झट से उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। प्रशांत सांची का रोना देखकर उसे शांत करने के लिए उसके सर को अपने हाथ से सहलाते लगता है। प्रशांत सांची को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर सांची और प्रशांत इस बात से अनजान थे कि कोई और भी है जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे है और साथ ही उनकी फोटो खींच रहा है। अभय का ऑफिस। श्री अभय के ऑफिस आ चुकी थी। श्री के ऑफिस आते ही अभय के आदमी श्री को अभय के केबिन में ले जाता है। श्री अभय के केबिन की तरफ जा रही थी। सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय एक चीज के। पहले की तरह ऑफिस स्टाफ श्री को देख नहीं रहा था। देखना तो दूर, कोई नजर उठाकर श्री की देख भी नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि पहली बार जब श्री ऑफिस में आई थी तो उसके जाने के बाद उन्हें पता चला कि श्री अभय की होने वाली बीवी है। श्री अभय की होने वाली बीवी है, ये जानने के बाद ऑफिस स्टाफ श्री की तरफ देखने से भी डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर उन्होंने श्री को असख उठाकर भी देखा तो उन्हें अभय के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की उसकी चीजों को कोई नजर उठाकर भी देखे। फिर श्री तो अभय की होने वाली बीवी थी, राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा, इसलिए अभी के डर से कोई भी श्री को देख भी नहीं रहा था। अभय का आफमी श्री को अभय के केबिन में छोड़ कर चला जाता है
श्री जब अभय के ऑफिस में जाती है तो वो पाती है कि अभी का केबिन खाली था। अभय के केबिन को खाली देखकर श्री थोड़ा चिढ़ते हुए खुद से बदबदाती है। इस आदमी को किसी दूसरे के वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, हमें या बुलाकर पता नहीं कहाँ चले गए। सोचा था मिलकर समझकर कोलाज चली जाऊंगी, वहां सांचू कोलाज पहुंच गई होगी, मुझे वहां न पाकर परेशान हो गई बेचारी। श्री ये बोल ही रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्री पीछे पलट कर देखती है। श्री जब पीछे पलट कर देखती है तो पाती है कि दरवाजे पर अभय खड़ रहा है, जो एक तिरछी मुस्कान के साथ श्री को देख रहा था। अभय को देखकर श्री उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहती है, वो हुकुम सा। श्री यह कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि उसकी नजर अभय के पीछे आ रहे एक आदमी पर पड़ी दिखती है, जो अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर केबिन में आ रहा था। उस आदमी को देखकर श्री चुप हो जाती है और अपनी जगह पर रुक जाती है। वो आफमी केबिन में अंदर आकर चाय की ट्रे को वहीं रखे एक छोटे से टेबल पर रखता है और अपना सर झुकाकर श्री को ग्रीट करता है और वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद अभय श्री को चाय बनाने का इशारा करता है। अभय का इशारा देखकर श्री उसे अजीब नजरों से देखती है और फिर को सोचकर वही उस टेबल के पास रखे सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगती है। श्री को चाय बनाता देख अभय एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और श्री के पास जाकर उसके बहुत करीब बैठ जाता है। अभय को अपनी इतना पास देखकर श्री को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और श्री उससे थोड़ा दूर खिसक जाती है और अभय की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए उसे कहती है, देखिए हुकुम सा, मुझे आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जाना है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि हम यह शादी क्यों कर रहे हैं। सो प्लीज इन नॉर्मल कपल की तरह शॉपिंग पर आना जाना, ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होगा। श्री की बात सुनकर अभय उसके हाथ से चाय का कप लेता है और उसे दोबारा टेबल पर रखकर एक अजीब मुस्कान मुस्कुराकर उससे कहता है, और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने का बहुत शौक है ना? ऐसा नहीं मिस मिश्रा, ये शॉपिंग सिर्फ मेरे लिए एक मजबूरी है जो मैं अपने मासा के कहने पर कर रहा हूं। मैं अपनी भाषा की बात टाल नहीं सकता और पता नहीं तुमने मेरी मासा पर कौन सा जादू किया है कि वह तुम्हारी इतनी फिक्र करती है, वरना मुझे तुम्हारी ये शकल देखने का कोई शौक नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी ये शकल कभी न देखूं, इसीलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर जाना ही होगा। और ट्रस्ट में ये शॉपिंग तुम्हारे लिए बहुत यादगार रहेगी। ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर श्री को बहुत घबराहट हो रही थी। अभय की मुस्कान देखकर श्री जैसे ही उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी अभय श्री का हाथ पकड़ दीजकर उसे डॉय से खद्दा करता है और उसे केबिन से बाहर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स बैठा था, जिसके हाथ में एक शराब का गिलास था। कमरे में काफी अंधेरा था, जिसकी वजह से उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसकी बड्ढी बड्ढी आंखें दिख रही थी, जो इस वक्त लाल थी जैसे उनमें खून उतर आया है। वो सख्त शराब का एक सिप लेते हुए अपने सामने लगी तस्वीर को देख रहा था। वो आदमी शराब पी ही रहा था कि तभी उस सख्त के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो इंसान उस नोटिफिकेशन को सुनकर अपने फोन को उठाकर देखता है। जब वो इंसान अलहद फोन को देखता है तो उस पर आए मैसेज को पार कर उसकी पकड़ दिएज शराब के गिलास पर कसती जसती है और वो उस गिलास को जामाठन पर पटक कर खड़ा होता है और गुस्से से खुद से कहता है, नहीं, मुझे बर्बाद कर कर तुम खुश नहीं रह सकते हो, नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें खुश, मैं इस खुशियों को छीन लूंगा। ये कहकर वो आदमी जोर जोर से एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है